नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में जल्द ही घर घर जाकर कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसे प्रायोगिक तौर पर पुणे में शुरू किया जाएगा और इस अभियान के लिए केंद्र सरकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहा जाएगा। इस आशय की जानकारी राज्य की ठाकरे सरकार द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में दी गई है। 60 वर्ष से अधिक आयु वाले बुजुर्गों तथा दिव्यांग नागरिकों सहित बीमारी की वजह से बिस्तर पर रहने वाले नागरिकों को उनके घर पर जाकर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन उपलब्ध कराए जाने को लेकर मुंबई हाईकोर्ट में एक दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त जानकारी दी गई है। राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आगामी 15 जुलाई तक कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम अपनी अधिकृत वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा, जो कक्षा 9वीं की अंतिम परीक्षा तथा कक्षा 10वीं के अंतर्गत गुणों पर आधारित होगा, ऐसी जानकारी सामने आई है। वहीं राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा पहले ही यह स्पष्ट किया जा चुका है कि जो विद्यार्थी खुद को मिले अंकों को लेकर संतुष्ट नहीं होंगे, वे बाद में भी परीक्षा दे सकते हैं। वहीं पता चला है कि राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम आगामी 31 जुलाई से पहले घोषित किया जाएगा। शालेय शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ द्वारा की गई घोषणा के मुताबिक इस वर्ष राज्य में कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थियों को उत्तीर्ण किया जाएगा और उन्हें अंतर्गत मूल्यांकनानुसार अंक दिए जाएंगे। इस मूल्यांकन के लिए आवश्यक मानक व सूत्र जल्द ही तय किए जाएंगे। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कोविड संक्रमण काल के दौरान कई अभिभावकों के रोजगार व व्यवसाय में बाधाएं निर्माण हुई है और आर्थिक समस्याओं के चलते कई अभिभावक अपने पाल्यों की शालेय फीस भरने में असमर्थ हैं। ऐसे में कई विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थाओं द्वारा शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है और उन्हें ऑनलाइन कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया है। ऐसी सभी शालाओं के खिलाफ मान्यता रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बार कक्षा 10वीं की परीक्षा न लेते हुए विद्यार्थियों को सीधे अगली कक्षा में प्रवेश देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है, जिसके लिए कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को किस तरह से अंक प्रदान किए जाएं, इसके मानक व नियम भी तय किए गए हैं। इस हेतु राज्य शिक्षा मंडल की ओर से प्रत्येक शाला द्वारा पोर्टल पर लिंक के जरिए अंक ऑनलाइन भेजने की व्यवस्था की गई है, किंतु कई शालाओं द्वारा अब तक कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के अंक ऑनलाइन नहीं भेजे गए हैं। ऐसे में 2 जुलाई के बाद यह पता चल पाएगा कि कितनी शालाओं द्वारा ऑनलाइन तरीके से अंक भेजे गए हैं और नहीं। साथ ही यह भी पूरी तरह से स्पष्ट है कि यदि कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलंब होता है तो इसके लिए संबंधित शालाएं ही जिम्मेदार रहेंगी। इस बारे में जानकारी प्राप्त करने पर पता चला कि ऑनलाइन अंकदान करने के काम में ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षकों व शालाओं को कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अव्वल तो ग्रामीण क्षेत्र की शालाओं में विद्यार्थियों से संबंधित दस्तावेज जुटाने में विलंब हो रहा है, साथ ही कई बार तकनीकी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद सभी शालाएं 2 जुलाई से पहले अपने अपने विद्यार्थियों के अंक ऑनलाइन भेजने के बारे में युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। राज्य में टीकाकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक महाविद्यालयों को शुरू करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस आशय की जानकारी राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत द्वारा दी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना अनुदानित व कायम बिना अनुदानित महाविद्यालयों द्वारा लिए जाने वाले शिक्षा शुल्क व विकास निधि में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी, किंतु अन्य किसी भी तरह के शुल्क नहीं लिए जाएंगे। हालांकि प्रयोगशाला व ग्रंथालय शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र में सबसे बड़ी बैंक रहने वाली भारतीय स्टेट बैंक में कल 1 जुलाई से एटीएम के व्यवहार व चेकबुक से संबंधित सभी नियमों में काफी बड़ा बदलाव किया जा रहा है। ऐसे में अब एक आर्थिक वर्ष में बचत खाता धारकों को केवल 10 पन्नों का ही चेकबुक निःशुल्क मिलेगा। पश्चात यदि ग्राहक को जारी आर्थिक वर्ष में दूसरे चेकबुक की जरूरत पड़ती है तो 10 पन्ने के नए चेकबुक के लिए 40 रुपए तथा 25 पन्ने के चेकबुक हेतु 75 रुपए व जीएसटी अदा करना होगा। इस समय महाराष्ट्र राज्य की जनसंख्या करीब 12 करोड़ के आसपास है और इन दिनों चहुं और कोविड संक्रमण का खतरा भी व्याप्त है। ऐसे में बड़े पैमाने पर रक्त, आरसीबीसी और प्लाज्मा की जरूरत भी पड़ सकती है, लेकिन इस समय राज्य की सभी ब्लड बैंकों में केवल 20,454 यूनिट रक्त का संग्रहण उपलब्ध है, जिसमें से 3,873 यूनिट रक्त अकेले मुंबई में शेष है। राज्य में इस समय रोजाना 6 से 8,000 यूनिट रक्त की जरूरत है, लेकिन रक्त की अत्यल्प उपलब्धता के चलते विभिन्न शल्य क्रियाओं और हादसों का शिकार मरीजों के इलाज पर असर पड़ सकता है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि समूचे महाराष्ट्र में एक बार फिर व्यापक स्तर पर रक्तदान अभियान शुरू किया जाए और अधिक से अधिक लोग सामने आकर स्वयं स्फूर्त रूप से रक्तदान करें, ताकि आपात व गंभीर स्थिति में रहने वाले लोगों की जान बचाई जा सके। स्ट्रीट लाइट के लिए 2 करोड़ 64 लाख रुपए का बिजली बिल मनपा की ओर लंबे समय से बकाया रहने के चलते महावितरण ने बीते सोमवार को शाम 7 से रात 10 बजे तक शहर के स्ट्रीट लाइट की विद्युत आपूर्ति खंडित की थी, जिसकी वजह से समूचा शहर अंधेरे में डूब गया था। महावितरण द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद विपक्षी पार्षदों द्वारा सत्ता पक्ष सहित मनपा प्रशासन को जमकर आड़े हाथ लिया गया था। ऐसे में मनपा प्रशासन ने लगभग पलटवार करने के अंदाज में अपना हिसाब किताब निकाला है और महावितरण को 13 करोड़ 66 लाख 284 करोड़ रुपए के बकाया टैक्स की नोटिस जारी की है। साथ ही 15 दिन के भीतर टैक्स अदा नहीं करने पर महावितरण की अमरावती मनपा क्षेत्र में स्थित संपत्ति को जब्त करने की चेतावनी भी दी है। ऐसे में अपने अपने बकाया भुगतान को लेकर अब 2 सरकारी महकमे आमने सामने हो गए हैं।
2 दिन पूर्व 28 जून को अकोला स्थित विभागीय स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय से अमरावती जिले को कोविशील्ड के 6000 तथा कोवैक्सीन के 9900 ऐसे कुल 15900 डोज प्रदान किए गए थे, जिसमें से 2 दिन में कोविशील्ड के 6000 वैक्सीन लाभार्थियों को लगाए गए और इस वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की वजह से कोविशील्ड वैक्सीन लगाने वाले टीकाकरण केंद्रों को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं कोवैक्सीन के जरिए 18 से 44 वर्ष तथा 45 वर्ष से अधिक आयु गुट वाले लाभार्थियों को वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाए जाने का काम शुरू है। ऐसी जानकारी जिला स्वास्थ्य प्रशासन द्वारा दी गई है। साथ ही प्रशासन द्वारा अकोला स्थित स्वास्थ्य उपसंचालक कार्यालय से कोविशील्ड वैक्सीन का नया स्टॉक मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। स्थानीय जिला परिषद तथा इसके अंतर्गत आने वाली 11 पंचायत समितियों का कार्यकाल आगामी मार्च 2022 में खत्म होने जा रहा है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिलाधीश कार्यालय से सर्कल रचना हेतु तहसील निहाय जनसंख्या की जानकारी मांगी गई थी। पश्चात जिलाधीश कार्यालय द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को कुल जनसंख्या के साथ ही इसमें शामिल अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या के आंकड़े भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। पता चला है कि इस बार कम से कम 4 जिला परिषद सर्कल बढ़ने की संभावना है। ऐसे में अभी से जिला परिषद व पंचायत समिति चुनाव की सरगर्मियां बढ़नी तेज हो गई हैं। जिला परिषद के चुनाव हेतु अब बेहद मर्यादित कालावधि शेष है और इसमें अब कई गुट आरक्षित भी होंगे। ऐसे में राजनीतिक दिग्गजों ने अभी से ही खम ठोकना शुरू कर दिया है और संभावित आरक्षण का कयास लगाते हुए अपने लिए मुफीद सर्कल पर नजर रखना भी शुरू किया गया है। ऐसे में अब सभी की निगाहें जिला परिषद सर्कल के आरक्षण की ओर लगी हुई है। साथ ही हर किसी के द्वारा निर्वाचन आयोग की ओर से चुनाव की तारीखें कब घोषित की जाती है, इसका भी इंतजार किया जा रहा है। महानगर पालिका की सभी शालाएं सोमवार 28 जून से ऑनलाइन खुल गई, लेकिन इन शालाओं में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं और इनमें से अधिकांश के पास स्मार्टफोन नहीं है। ऐसे में उनके लिए शाला में ऑनलाइन उपस्थित रहना संभव नहीं हो पा रहा। इसमें से कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनके पास स्मार्टफोन तो दूर सामान्य फोन भी नहीं है। ऐसे में इस समस्या का समाधान खोजने हेतु मनपा के शिक्षा विभाग द्वारा अपने पूर्व छात्रों तथा सेवानिवृत्त शिक्षकों की सहायता लेने का फैसला लिया गया है, जो स्मार्टफोन की सुविधा से वंचित विद्यार्थियों तक अपने स्मार्टफोन के जरिए ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा पहुँचाएंगे। इस समय यद्यपि कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों के चलते सभी स्कूल व कॉलेज पूरी तरह से बंद हैं, लेकिन अब नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में शहर के सभी महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की अगली कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसके चलते विगत 1 वर्ष से सन्नाटे के साए में रहने वाले सभी महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की अच्छी खासी भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। हालांकि इसकी वजह से कई स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन भी होता दिखाई दिया और भीड़भाड़ के बीच प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करवाने हेतु किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं दिखाई दी। यदि यह क्रम ऐसे ही चलता रहा तो इन विद्यार्थियों के एक दूसरे के संपर्क में आने की वजह से कोरोना संक्रमित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को कम आयु वाले लोगों के लिए ही खतरनाक बताया गया है, यह यहाँ विशेष उल्लेखनीय है। स्थानीय प्रभाग क्रमांक 6 मोरभाग अंतर्गत जाफरजिन प्लॉट में क्षेत्र की पार्षद तथा शहर की उपमहापौर कुसुम साहू की निधि से मुख्य सड़क के निर्माण का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल ने मुहूर्त की कुदाल मारते हुए इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। जिले में आज 39 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यह दूसरा मौका है जब 24 घंटे के दौरान किसी भी कोविड संक्रमित की मौत नहीं हुई है। हालांकि अब तक जिले में कुल 1553 संक्रमितों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है। वहीं अब कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर 95,984 पर जा पहुंची है। बुधवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 50 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 94,056 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं बुधवार को संभाग में 122 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 20, यवतमाल के 9, बुल्ढाना के 37 व वाशिम के 17 मरीजों का समावेश रहा। साथ ही 24 घंटे के दौरान समूचे संभाग में केवल 1 संक्रमित मरीज की मौत हुई है, जो अकोला जिले से वास्ता रखता था। वहीं बुधवार को संभाग में 140 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 4, बुल्ढाना के 55 तथा वाशिम के 30 मरीजों का समावेश है। संभाग में अब तक कुल 3,55,036 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,48,697 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं कोविड संक्रमण के चलते संभाग में अब तक कुल 5,531 लोगों की मौत हुई है, जिनमें अकोला के 1,130, यवतमाल के 1,786, बुल्ढाना के 663 तथा वाशिम के 399 मरीजों का समावेश है। युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा जिलाधीश शैलेश नवाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि इन दिनों अमरावती शहर से जिले में कोविड संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों की संख्या काफी कम हो गई है और कोविड संक्रमण की रफ्तार भी घट गई है। ऐसे में अब जिले का आर्थिक चक्र सुचारू करने हेतु सभी तरह के व्यापारिक व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों व सेवा आपूर्तिकर्ताओं को रोजाना सुबह 7 से रात 9 बजे तक अपना कामकाज करने की छूट दी जाए। युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला आघाड़ी द्वारा मनपा आयुक्त को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि दिहाड़ी काम करने वाले मजदूरों को सरकारी योजना का लाभ दिया जाए।
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग महाराष्ट्र द्वारा यूपीए के नेताओं सहित राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम जारी किए गए ज्ञापन में मुस्लिमों को 5% आरक्षण दिए जाने और सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर पूर्ण अमल किए जाने की मांग की गई। इस ज्ञापन में कांग्रेस राष्ट्रवादी गठबंधन वाले यूपीए की ओर से वर्ष 2019 के चुनाव के समय जारी किए गए शपथनामे की याद दिलाते हुए कहा गया कि इससे पहले वर्ष 2014 में कांग्रेस व राकापा की सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों को सरकारी व अर्ध सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ। साथ ही अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक व सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने हेतु गठित सच्चर आयोग की सिफारिशों पर भी अब तक कोई अमल नहीं किया गया। इन सभी बातों पर जल्द से जल्द अमल किया जाना चाहिए। युवा एवं सक्रिय उलेमाओं के संगठन तहरीक उलेमा हिंद का पहला परिचयात्मक कार्यक्रम मुफ्ती फिरोज कासमी की अध्यक्षता में लालखड़ी रिंग रोड स्थित बाबा पैलेस में बुधवार 30 जून को आयोजित किया गया था। इस समय मौलाना रहमत नदवी ने आयोजन का उद्देश्य प्रस्तुत किया। वहीं मुफ्ती फिरोज ने कहा कि अच्छे काम करने वाले सभी लोगों का साथ देना वक्त की अहम जरूरत है और सभी लोगों ने एक दूसरे का साथ देना चाहिए, तभी समाज मिलजुल कर आगे बढ़ सकता है। विगत सोमवार को चांदूर बाजार तहसील कार्यालय में किसान द्वारा जहर गटक कर आत्महत्या करने की कोशिश की गई थी। इस मामले को मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बेहद गंभीरता से लिया गया है और जिलाधीश को इस मामले की जांच करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस मामले को लेकर लोक विकास मंच के गोपाल भालेराव ने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तथा राजस्व मंत्री बालासाहेब थोरात के पास शिकायत दर्ज कराई थी। अंसार नगर परिसर की 4 मस्जिदों में हाई मास्ट लाइट लगाई जाए, ऐसी मांग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक सेल के शहर अध्यक्ष वहीद खान के नेतृत्व में विधायक सुलभा खोड़के से की गई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा आईटेक की जिला काउंसिल की ओर से जिलाधीश के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे गए निवेदन में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दरों को तुरंत नियंत्रण में लाने के साथ ही दर वृद्धि को वापस लिए जाने की मांग की गई है। जब तक अमरावती महानगर पालिका पर बकाया 19 करोड़ 18 लाख रुपए वसूल नहीं किए जाते, तब तक अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बिजली कनेक्शन नहीं काटे जाएं। इस आशय की मांग करते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी ने महावितरण को चेतावनी दी कि अब यदि किसी भी व्यक्ति के यहाँ बिजली का कनेक्शन काटा जाता है तो महावितरण के खिलाफ तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मेलघाट क्षेत्र के काटकुम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गंगारखेड़ा भूमि गांव में विगत शनिवार को 19 माह की आयु वाली एक बालिका को सांप ने डस लिया था। इस बालिका के अभिभावकों ने उसे काटकुम के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया, जहां पर चिकित्सकों ने उस पर तत्काल इलाज किया और इस बालिका की जांच बच गई। अमूमन मेलघाट क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी ऐसी घटनाओं के बाद तांत्रिक मांत्रिक या भूमिका के पास जाते हैं, जिसमें कई बार लोगों की मौत भी हो जाती है, किंतु इस बच्ची के अभिभावकों द्वारा दिखाई गई समय सूचकता के जरिए इस बच्ची की जान बच गई। शहर के कैंप परिसर स्थित 7098 वर्ग फीट भूखंड का यहां के भूमि अभिलेख कार्यालय से फर्जी पीआर कार्ड तैयार कर उसे बेचने का मामला सामने आया था। इस मामले में आज आर्थिक अपराध शाखा ने भूमि अभिलेख कार्यालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करने वाले स्वप्निल उम्बरकर को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब बढ़कर 3 हो गई है। विगत मई माह के दौरान अमरावती शहर पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी व कालाबाजारी के मामले का पर्दाफाश करते हुए इस रैकेट में शामिल कई लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में शामिल सरकारी नर्स पूनम सोनो ने जमानत रद्द होने के बाद से फरार थी, जिसे आर्थिक अपराध शाखा ने आज अकोला से गिरफ्तार किया है और उसे पीसीआर के लिए स्थानीय अदालत में पेश भी किया गया है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत राजूरा बेड़े पर होने वाले एक बाल विवाह को पुलिस द्वारा समय पर पहुंचकर रोका गया। पुलिस को जानकारी मिली थी कि 18 वर्ष से कम आयु वाली एक नाबालिग लड़की की शादी उसके परिजनों द्वारा 20 वर्ष आयु वाले लड़के के साथ कराई जा रही है। ऐसे में दूल्हा दुल्हन की उम्र कम रहने के चलते पुलिस द्वारा इस बाल विवाह को रुकवा दिया गया। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक द्वारा 700 करोड़ रुपए के निवेश मामले में 3 करोड़ 39 लाख रुपए का ब्रोकरेज दिए जाने के मामले में आरोपित किए गए कुल 11 लोगों में से 6 आरोपियों ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत के लिए स्थानीय अदालत में आवेदन दाखिल किया है, जिस पर अदालत ने आर्थिक अपराध शाखा को से दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने से दाखिल करने के लिए न्यायालय से समय मांगा है। इस मामले में कुछ अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी पर 5 जुलाई को और कुछ आरोपियों की जमानत अर्जी पर 6 जुलाई को सुनवाई होगी। धामनगांव रेलवे में बैंक से पैसे निकालकर दुपहिया की डिक्की में रखकर घर की ओर निकले प्रकाश दौलतराव घाटे नामक 62 वर्षीय किसान की दुपहिया की डिक्की से अज्ञात बदमाशों ने 3 लाख रुपए की कैश उड़ा ली। यह घटना दोपहर 12 बजे के दौरान धामनगांव रेलवे के मेन रोड पर स्थित राठी मेडिकल के सामने घटित हुई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो 2 बदमाश दुपहिया पर सवार दिखाई दिए। वहीं उनका एक तीसरा साथी प्रकाश घाटे के पीछे कुछ दूरी तक पैदल जाते दिखाई दिया। पुलिस द्वारा मामले की जाँच की जा रही है। मूर्तियापुर ग्रामीण पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले शमशेरपुरा में एक 35 वर्षीय युवक की हत्या की गई। मृतक की शिनाख्त धम्माल उर्फ आदेश महादेव ओटोटे के तौर पर हुई है। सबसे खास बात यह रही कि इस घटना में आरोपी दीपक राज डोंगरे की भी घायल हो जाने के चलते मौत हुई। आदेश ओटोटे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में परिचित था और औरंगाबाद में रहता था, जो अपने भांजे की शादी में शामिल होने हेतु 29 जून को अपने गाँव लौटा था, जहाँ पर दीपक डोंगरे ने धम्माल को उसके घर में ही पकड़कर 30 जून को उसके पेट में चाकू व कोयते से वार किए। इसमें धम्माल की घटनास्थल पर मौत हो गई। इस समय मृतक का भाई बीच बचाव करने हेतु बीच में आया और झगड़ा छुड़ाने गया। इसी चक्कर में आरोपी दीपक राज डोंगरे भी गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए जब अकोला भेजा गया तो उसकी वहां पर मौत हो गई।
8 दिन पहले नांदगांव खंडेश्वर पुलिस थाना क्षेत्र में मध्य प्रदेश के एक व्यापारी को नकली सोना दिखाकर उसके पास से 3 लाख रुपए छीनते हुए व्यापारी के साथ आए युवक का अपहरण करने की घटना घटित हुई थी। 3 दिन पहले इस घटना की शिकायत मिलने पर पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की तलाश शुरू की है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।